सो जनरली लोगों को लगता है कि लॉयर और एडवोकेट सेम है, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि लॉयर वो होता है जिसके पास एलएलबी डिग्री होती है और एडवोकेट वो होता है जो उस डिग्री के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस करता है एंड इट इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ऑलरेडी इसको कोई और यूज़ कर रहा है तो आप उस बिजनेसमैन को नोटिस भेज सकते हो थ्रू अ लॉयर। उस नोटिस का नाम होता है सीज एंड डिजीज एंड बिकॉज उनके पास वो ट्रेडमार्क जो था वो रजिस्टर्ड मार्क था, उसकी वजह से उनको 5 करोड़ का वैल्यूएशन और ऊपर मिला। तो वो इतनी एक्टिव रहे कि हमें उस लेवल तक इन्फॉर्मेशन दे पाए कि मार्केट में अगर हमारी सेल डाउन हो रही है, अगर सर्टेन लेवल पे आके हम रुक भी गए तो भी वो खुद डीप रिसर्च करे। नहीं, यहाँ पे क्राइम करा तो ऐसा तो नहीं है आपको यूके की पुलिस पकड़ लेगी या यूएस की पुलिस पकड़ लेगी। सेम चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेडमार्क अप्लाई करा है तो वो इंडिया के बाहर ऑपरेट नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव माइंड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राघव गुप्ता जी, एन एक्सपर्ट ट्रेडमार्क लॉ विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोटेक्टिंग ब्रांड्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंटरनेशनल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, रियल लाइफ ट्रेडमार्क केसेस एंड और भी बहुत कुछ। मेरा पहला एक बेसिक क्वेश्चन है सर आपसे, लाइक एडवोकेट क्या करते हैं और लॉयर्स क्या करते हैं? ये जनरली कंफ्यूज रहते हैं लोग दोनों चीज़ों में, राइट? तो आप कुछ बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? यस, सो जनरली लोगों को लगता है कि लॉयर और एडवोकेट सेम है, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि लॉयर वो होता है जिसके पास एलएलबी डिग्री होती है और एडवोकेट वो होता है जो उस डिग्री के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। ओके, सो लाइक हम कह सकते हैं कि जो एडवोकेट होते हैं वो एक प्रैक्टिसिंग लीगल प्रोफेशनल्स हैं, लॉ प्रोफेशनल्स हैं, बट लॉयर प्रैक्टिसिंग लॉ प्रोफेशनल्स नहीं है। उनके पास डिग्री है, नॉलेज है, बट प्रैक्टिस नहीं करते। राइट। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। इंडिया में बिजनेसमैन के बीच में ट्रेडमार्क को लेके कॉमन क्या मिसकंसेप्शंस हैं? सो देर आर मेजरली 3 misconceptions between और among the businessmen। पहला, लोगों सारे बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको लगता है कि ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ओके, हाँ, पहला। दूसरा, लोगों को लगता है कि जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ बड़े बिजनेसमैन या बड़ी कंपनियों के लिए बनी है, छोटे बिजनेसमैन इसको रजिस्टर नहीं करा सकते। थर्ड, लोगों को ये लगता है कि ट्रेड नेम, ट्रेडमार्क और बिजनेस नेम ये सेम चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने जुबिलिएंट फूड वर्क सुना होगा, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका ब्रांड नेम क्या है, तो दैट इज डोमिनोज। तो डोमिनोज इज द ट्रेडमार्क एंड जुबिलिएंट फूड वर्क इज अ बिजनेस नेम, business name. Trade name is Domino's. Okay. These are the major 3 misconceptions among the businessmen. So like लोगों को लगता है कि जो ट्रेड नेम है और जो ट्रेड नेम है और जो ट्रेडमार्क है, both are the different thing or same thing? Right. They both are same thing. Okay. Trade name and the business name, they are different thing. Okay. Yes. स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है? अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या क्या उनको रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में जो फेस कर सकते हैं? सो इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक स्टार्टअप के लिए लीगल कंसल्टिंग करता था। ओके। वो स्टार्टअप शुरुआत में 2021 में फॉर्म हुआ था। बहुत छोटा सा स्टार्टअप था एंड उनको मैं लीगल एडवाइस देता था बिकॉज उनकी एक लीगल टीम नहीं हो सकती, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो वो लोग किसी को आउटसोर्स करते थे। इस केस में उन्होंने मेरे पास आए कि आप हमारे अग्रीमेंट्स और ये सब बनाइए। नाउ उस स्टार्टअप का जो ट्रेड नेम था, ठीक है, मैंने उनको सजेस्ट करा कि आप इसका ट्रेडमार्क कराइए, इसको आप रजिस्टर करा लीजिए। ओके। ठीक है, उन्होंने
उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लिया, मैंने उनका वो रजिस्ट्रेशन करके दे दिया। नाउ जब उनका स्टार्टअप थोड़ा सा बढ़ने लगा, ग्रो हुआ, तो उनको एक बड़ी कंपनी ने अप्रोच करा। ओके, ठीक है, एंड बड़ी कंपनी ने अप्रोच करा तो उन्होंने उनसे डील करी कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। ओके, एंड बिकॉज उनके पास वो ट्रेडमार्क जो था वो रजिस्टर्ड मार्क था, उसकी वजह से उनको 5 करोड़ का वैल्यूएशन और ऊपर मिला, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और आप सोचिए कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था, इसलिए उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी, फॉर विच दे कैन आस्क मोर। तो स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि अगर स्टार्टअप को लगता है, बिकॉज स्टार्टअप पीपल आर वेरी इनोवेटिव, है ना, वो हमेशा नए नए नाम के साथ आते हैं। तो अगर उनको लगता है कि उनका नाम यूनिक है, मैं बोलता हूँ सबसे पहली चीज़ उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अपने ट्रेड नेम का। एक्चुअली इंडिया में ट्रेडमार्क को अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और कितना टाइम लगता है और इसमें कितना मनी इन्वेस्ट होता है? ओके, सो the whole process of registering the trademark, it involves four stages। ओके, ठीक है, पहला स्टेज होता है इसमें एप्लीकेशन, जो हम किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी या फिर किसी फर्म के थ्रू या किसी लॉयर के थ्रू एक एप्लीकेशन भरते हैं। वो एप्लीकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकंड, उस जो भी आपने अप्लाई करा है, जो आपने नेम अप्लाई करा है या फिर जो आपने लोगो अप्लाई करा है, तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। और अगर रजिस्ट्री को लगता है कि ये नाम या फिर ये शेप किसी से मिलती जुलती है, तो वो रजिस्ट्री उसको ऑब्जेक्ट कर देती है। दिस इज द सेकंड स्टेज कॉल्ड ऑब्जेक्शन। जब वो स्टेज एक बार क्लियर हो जाती है, ये क्लियर होती है, आप लॉयर आप रजिस्ट्री के सामने जाता है, एक हियरिंग करता है, एक रिप्लाई देता है, वो उसको हटवाता है। ओके, कि देखिए हमारा नाम इनसे मिलता जुलता नहीं है, ये डिफरेंसेस हैं, ये डिसिमिलैरिटीज़ हैं। जब एक बार ये ऑब्जेक्शन स्टेज क्लियर हो जाती है, फिर वो ट्रेडमार्क जो आपने अप्लाई किया है वो पब्लिकेशन में चला जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड पब्लिकेशन स्टेज। जो ट्रेडमार्क जर्नल्स होती है, एक तरह से मैगजीन्स जिनको बोलते हैं, ओके, ट्रेडमार्क मैगजीन्स में आपका नाम ये पब्लिश हो जाता है, जिसमें रजिस्ट्री ऑल ओवर इंडिया लोगों को बताती है कि देखिए एक ब्रांड नेम मार्केट में आने वाला है और इसको अब किसी को भी अपोज करना है पूरे इंडिया में। मान लीजिए रजिस्ट्री ने, आपने एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक नाम शुरू करा रोमिनोज, ठीक है, रजिस्ट्री ने उसको क्लियर कर दिया, रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो नाम कहीं से मिलता जुलता नहीं हुआ। बट जब पब्लिकेशन में गया तो डोमिनोज वालों ने अपोज कर दिया, इसको बोलते हैं ऑपोजिशन। ओके, ठीक है, तो फिर ये थर्ड स्टेज हो गई पब्लिकेशन, जिसमें थर्ड पार्टी इन्विटेशंस ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। एंड फिर लास्ट जब ये स्टेज भी क्लियर हो जाती है, फाइनली आपका मार्क रजिस्टर हो जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द टाइमलाइन, कि इसमें टाइमलाइन कितना लगता है, अगर ये सारी स्टेजेस बहुत रेगुलर और विदाउट एनी ऑपोजिशन और बिना किसी ऑब्जेक्शन के होती है, तो जनरली ट्रेडमार्क 6 से 7 महीने में अप्लाई हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो 6 से 7 महीने में ये आपको रजिस्ट्रेशन इसका मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्शंस अगर आया सेकंड या थर्ड स्टेज में, तो कितना टाइम? ऑब्जेक्शन एक महीने में ये क्लियर हो जाता है। विद इन अ मंथ क्लियर? विद इन अ मंथ आपका ऑब्जेक्शन आया, आपको रिप्लाई करना है, आपकी एक हियरिंग होगी, वो लॉयर आपका हियरिंग करेगा और वो पब्लिकेशन में चला जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, द गवर्नमेंट फीस इज 4500, ओनली 4500, ओनली 4500। एंड 4500 भी आप मेरे से पूछेंगे कि ये कितने साल तक वैलिड है, तो ट्रेडमार्क की आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो 10 ईयर्स के लिए मिलती है। आफ्टर 10 ईयर्स हमें उसको रिन्यू कराना, उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है, उसकी रिन्यूअल फीस जाती है बहुत छोटी सी। बट आप सोचिए, आप 4500 आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, विच मीन्स 450 रुपये पर साल, पर ईयर। तो एक कोई भी बिजनेसमैन के लिए ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है।
हाँ, हम तो वहाँ लाखों में इन्वेस्ट करके चलते हैं। अगर सपोज दैट मैंने बिजनेस किया और 3 साल में मैंने उसको ग्रो किया करेक्ट एंड वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच चुका है, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है नाम को लेके, तो मेरा तो पूरा पूरा का बिजनेस गया। Correct. तो अगर मैंने 10 लाख रुपया लगाया तो 10 लाख मुझे बंद ही करने Correct. पड़ेंगे, कोई सोल्यूशन ही नहीं है उस टाइम पे। करेक्ट सर आपने बताया कि गवर्नमेंट फीस जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की वो 4500 है। अब अगर हम कोई ट्रेडमार्क अटॉर्नी को हायर करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना फीस वो चार्ज कर सकते हैं हमसे? एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो मैंने आपको फीस बताई 4500, इसमें कैटेगरी है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस येस इट इज़ 4500, बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, तो ये फीस आपकी 45 नहीं 9000 है, जस्ट डबल है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है आपका, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप है, एमएसएमई है, आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो आपकी 4500 है। आप पार्टनरशिप फर्म हो या फिर आप प्राइवेट कंपनी हो तो 9000 है। कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ अ लॉयर और अटर्नी जो आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा, आई वुड से कि ऑनलाइन देर आर मल्टीपल साइट्स जो आपको बोलती हैं कि हम आपको 1000 रुपये में आपका अप्लाई करके दे देंगे, ठीक है। नो डाउट वो करके देते हैं आपको, ठीक है। बट जो मैंने आपको स्टेजेस बताए कि जब ऑब्जेक्शन स्टेज आती है जिसमें आपकी हियरिंग होती है और एक रिप्लाई जाता है, देन दे आस्क यू द मनी हियरिंग का, तो देन आप फिर स्टक हो जाते हो, आप फंस जाते हो उन लोगों के साथ कि अब बिकॉज उनके पास सारी डिटेल्स हैं, ऑन रिकॉर्ड उनका नाम है, तो अब आप किसी और के पास जाओगे दे विल चार्ज यू मोर, ठीक है। तो जनरली द फी ब्रैकेट ऑफ एनी ट्रेडमार्क अटर्नी और एनी लॉयर, उसका क्या होता है, जो गवर्नमेंट फीस है प्लस 10,000 रुपीज़, ओके। इट वेरीज फ्रॉम 10,000 to 25,000, ओके, ठीक है, डिपेंडिंग कि वो कितनी बड़ी फॉर्म है या कौन है क्या है। 10 से 25,000 के बीच में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें हियरिंग भी इंक्लूड होती है, इसमें रिप्लाई भी इंक्लूड होता है, इसमें एप्लीकेशन का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। यस तो मेनली जो मार्केट में जो चार्ज करते हैं लोग वो 10 to 25 के बीच में करते हैं, और इससे अब भी जा सकता है अगर कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। हाँ, अब जैसे आप बड़ी फर्म्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, देर आर 4 बिग फर्म्स, जैसे सीए में हमारी बिग 4 होती है, ऐसी आईपी में भी देर आर बिग 4, ठीक है, जो 50-50 हज़ार रुपये 1-1 लाख रुपए चार्ज करती हैं इन एप्लीकेशन का। अगर आप उनसे लिटिगेशन कराओगे तो फिर तो आप सोचिए कि आप फिर टाटा जैसी कंपनी की बात कर रहे हो कि आप इतना आपका बजट है कि यू आर एबल टू अफोर्ड देम, बट अदरवाइज आप नॉर्मली मैं फीस बताता हूँ तो 10 to 25,000, मतलब इट्स अ गुड कॉस्ट। अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है यू शुड गो फॉर देम। तो दूसरा मेरा एक सवाल है, सपोज दैट अगर कोई बिजनेसमैन अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करता है और इन केस वो रिजेक्ट हो जाता है, अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? सो इसमें डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल इसमें एक और देना चाहूँगा कि जनरली ट्रेडमार्क के मैंने जो आपको मिसकंसेप्शंस बताए, लोग क्या करते हैं कि अपना ट्रेडमार्क ना अपने किसी सीए से रजिस्टर करा लेते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि हमें किसके पास जाना है। जनरली सीए सीएस वो लोग ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करके छोड़ देते हैं। अब जब हियरिंग की बारी आती है तो वो एक लॉयर ही कर सकता है, ठीक है, वो ट्रेडमार्क ऐसी का ऐसी पड़ा रहता है। अब लोगों का अगर मान लीजिए ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट होने के बाद 6 महीने का टाइम होता है कि उस ऑर्डर, रिजेक्शन ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, विद इन 6 मंथ। बट अगर मान लीजिए आपने वो चैलेंज नहीं किया, फिर आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, फिर दोबारा से फ्रेश अप्लाई कर, सेम नाम के साथ अप्लाई कर सकते हैं, सेम नेम के साथ, बट ऑब्वियसली आपको फिर इस बार जस्टिफाई करना पड़ेगा जब रजिस्ट्री फिर से ऑब्जेक्ट करेगी कि आप पिछली बार आपने इस नेम को आपने क्लियर क्यों नहीं किया था। ओके, हाँ। लाइक एक और क्वेश्चन है, लाइक जब हम अगर कोई बिजनेसमैन अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा है तो मेजरली कॉमनली क्या मिस्टेक्स होती हैं? एक तो आपने बताया कि नॉर्मली लोग सीए से अप्लाई कर देते हैं, करेक्ट है ना, और क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से उनका रिजेक्ट हो सकता है ट्रेडमार्क, या फिर डिले हो सकता है अप्रूवल में? तो मेनली कौन कौन सी मिस्टेक्स? सो जनरली देखो, जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ठीक है, हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
एक होता है स्मॉल बिजनेसमैन, एक होते हैं आपके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ी कंपनीज, ठीक है। अब जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि किसी बड़ी ब्रांड नेम से कॉपी करके या मिलता जुलता नाम अपना भी रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर उसी नेम पे खरीदेगा ना। कंपनी अगर आपकी छोटी कंपनी हुई और आपका नाम कोई नया हुआ तो आपको कोई खरीदेगा ही नहीं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उससे मिलता जुलता नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई किस चीज़ की, सॉस की, ठीक है। सॉस में हम सब लोग केचप खाते हैं। केचप में सबसे बड़ी केचप किसकी आती है? किसान की, ठीक है। टोमेटो केचप जिसको किसान वालों की। लोग क्या करते हैं, नया आया किसान प्रो नाम रख दिया, या उसमें चेंज कर दिया, या उसमें डबल एस है और उसमें या सिंगल एस कर सिंगल एस या डबल ए कर दिया या ट्रिपल ए कर दिया। एंड सेम बिस्लरी के साथ भी होता है। सेम बिस्लरी, आप रेड लाइट पे जाते हैं, ब्रिस्लरी, बिस्लरी, बिस्लरी, हाँ, ये इतने सारे नाम में जो वेरिएशन आता है, ये नाम कभी आपके अप्रूव ही नहीं होने वाले हैं, है ना। रजिस्ट्री आपको कभी लास्ट इन पे ऑब्जेक्शन आना ही आना है। और अगर नहीं भी आया मान के चलो तो इस पे ऑपोजिशन आना है। ओके। तो बड़ी कंपनीज आपको नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में शूज के मार्केट में जाते हो, एडिडास का आदिबास भी बनता है, आदिदास भी बनता है, कुछ भी नाम चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी बिजनेसमैन, ठीक है, जो गलतियां जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि क्या क्या गलतियां होती हैं, फर्स्ट कि अगर आप कोई भी नेम सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मेरा सजेशन ये होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो अपने बिजनेस में, देन यू शुड इन्वेस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ मनी इन इन नेम सजेशन ऑल्सो। आपको जो ट्रेडमार्क अटर्नी है वो आपको नेम सजेस्ट करेगा, एक सर्च रिपोर्ट बनाएगा, वो आपसे पूछेगा कि आपके दिमाग में क्या नाम चल रहा है। फिर वो उस नेम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो मैंने आपको जर्नल्स बताई वो वहाँ पे उसको देखेगा, क्रॉस चेक करेगा कि ये नेम किसी से मिलता जुलता तो नहीं है, या फिर ऑलरेडी कोई ब्रांड रजिस्टर्ड तो नहीं है। और अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड है तो ही कैन सजेस्ट यू सम अदर नेम ऑल्सो विच इज लाइकली टू गेट अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्री। जब एक बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा रन हो रहा है ना, अब Right. वो बिजनेसमैन चाहता है कि मैं इसको इंटरनेशनली लेके जाऊं। करेक्ट। अब अगर वो जब इंटरनेशनली एक्सपैंड कर रहा है तो इंडिया का ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, और अगर वो जा भी रहा है तो एडिशनली कुछ स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे, और अगर लेने पड़ेंगे तो वो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? इसमें जो ट्रेडमार्क होता है, तो ट्रेडमार्क इज अ टेरिटोरियल प्रोटेक्शन। ओके। ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी कि ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर टेरिटरी में वर्क करता है, वो जो लॉ है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे क्राइम करा तो ऐसा तो नहीं है आपको यूके की पुलिस पकड़ लेगी या यूएस की पुलिस पकड़ लेगी। सेम चीज़ कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेडमार्क अप्लाई करा है तो वो इंडिया के बाहर ऑपरेट नहीं करेगा। ओके। वो इंडिया में ही वो इंडिया में ही आपको उसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। बट यू हैव एन ऑप्शन कि आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप मान के चलिए कि बिजनेस आप अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो आप उस कंट्री में आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड लॉ एंड इट कम्स अंडर वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी तरफ से सारी ऑल ओवर जितनी भी कंट्री हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये सब लोग उस वाइपो के साथ इनका अग्रीमेंट हुआ है। ओके। तो आप पर्टिकुलर जिस कंट्री में जा रहे हैं उधर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यू पे द रजिस्ट्रेशन मनी इन दैट कंट्री एंड उधर फिर आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उसको वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ऐसा भी कुछ प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि सारी कंट्रीज में ही उसको प्रोटेक्शन मिल जाए? सब नहीं, वो पर्टिकुलर आपको हर कंट्री वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूरोप, तो यूरोप का पूरा जो EU है, यूरोपियन यूनियन, वो एक प्रोटेक्शन सब कंट्री में वर्क करता है। और एशिया का सिर्फ इंडिया में वर्क करता है, बिकॉज ट्रेड आप क्या इंडिया में, एशिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एशियन कंट्रीज। उधर एक बार को फिर भी चल जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू चाइना में वो प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगी। ओके।
हाँ, एंड द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज क्वाइट हाई. जो रजिस्ट्रेशन आपको 4,000 रुपये में, 4,500 रुपये में इंडिया में मिल रहा है, वही सेम आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आप दुबई में कराओगे तो आपको वहाँ पे 2 लाख रुपए की सरकारी फीस है. एक इमेजिन करते हैं कि सपोज दैट मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, अब मेरे को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है यूएस मार्केट में. तो यूएस मार्केट के अंदर इंडिया का प्रोडक्शन लॉ काम नहीं करेगा, आपने बताया. तो एडिशनल स्टेप से मुझे और क्या वहाँ पे करना पड़ सकता है? सो इसमें देर इज अ कंसेप्ट इन अ ट्रेडमार्क लॉ विच इज कॉल्ड वेल नोन ट्रेडमार्क्स. ओके, ठीक है. वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं कि आपकी ब्रांड इतनी बड़ी है कि मैं अगर किसी चलते फिरते इंसान से या व्यक्ति से पूछूंगा सड़क पे कि क्या आप इस ब्रांड को जानते हो, तो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ. ओके. फॉर एग्जाम्पल टाटा. आप किसी से भी इंसान से पूछोगे कि आपने नमक कौन सा खाते हो, तो सबसे पहला क्या बोलेगा? टाटा का नमक. तो टाटा अपने आप में एक इतनी बड़ी ब्रांड है कि उसको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है वेल नोन कैटेगरी में. आपको एक इस कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. इनफैक्ट इंडिया में इसकी फीस 1 लाख रुपए है. तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, वेल नोन की कैटेगरी में, आपको ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई करा और आपको वेल नोन कैटेगरी मिल गया, आपने ये फीस भर दी और आपको मिल गया. नहीं, आपको रजिस्ट्री को दिखाना पड़ता है कि आपका ब्रांड नेम इतना बड़ा है कि लोग उसको कॉमन मैन उसको जानता है. ओके. तो जब आप बाहर एक्सपैंड कर रहे हैं तो यू कैन मेक श्योर कि आपका ब्रांड जो है इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द वेल नोन कैटेगरी एंड अलॉन्ग विद द अदर कंट्री रजिस्ट्रेशन. ओके. अगर ऐसा हुआ इन केस कि मैं यूएस मार्केट में गया, बट मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे उस नेम से या उससे रिलेवेंट नेम से ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है, करेक्ट, और मैंने अप्लाई किया भी, फिर भी ऑब्जेक्शन आया, तो देन उस केस में क्या हो सकता है? तो फिर वही सेम जो प्रोसेस आप इंडिया में अप्लाई करते हो कि आपको उस रिजेक्शन ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, बट ये जो रिजेक्शन ऑर्डर है वो अब आप बाहर चैलेंज करोगे. ओके. वो सेम जो इंडिया में प्रोसेस होना है, सेम वहाँ पर इट इज द सेम प्रोसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर किसी बिजनेस का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज होता है किसी भी केसेस में, तो उस बिजनेसमैन के पास क्या क्या लीगल स्टेप्स और रेमेडीज होती हैं जो वो ले सकता है? सो 2 चीज़ें होती हैं इसमें. सबसे पहला एक कंसेप्ट होता है सीज एंड डिजिस्ट नोटिस. ओके. ठीक है. तो अगर मान लीजिए आपकी कोई ब्रांड है और आपको पता लगता है ऑल ओवर इंडिया एंड इट इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ठीक है, कि ऑलरेडी इसको कोई और यूज़ कर रहा है, ओके, तो आप उस बिजनेसमैन को नोटिस भेज सकते हो थ्रू अ लॉयर. उस नोटिस का नाम होता है सीज एंड डिजिस्ट, जिसमें आप दूसरे इंसान को, जो भी आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, आप उसको बोलते हो कि यू शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग these products under my brand name which is a registered brand name into the market. And at the same time आप उससे compensation मांगते हो कि आपने मेरे बिजनेस का इतना लॉस करा है एंड आप मुझे इतना पैसा दीजिए. पहला. ठीक है. दूसरा, आप कोर्ट में केस डाल सकते हो जिसको इन्फ्रिंजमेंट सूट बोलते हैं. इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई और कॉपी कर रहा है. प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और यूज़ कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में इन्फ्रिंजमेंट सूट डाल सकते हो कि ये देखिए मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है एंड ये पर्सन आज भी नोटिस भेजने के बाद भी फिर भी इसको यूज़ कर रहा है. तो अब आप कोर्ट से नोटिस लेते हो, कोर्ट से ऑर्डर लेते हो कि इनको रोका जाए. ओके. और फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, आप दिखाते हो कि देखिए हमने इनको नोटिस भी दिया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर हमने इनको दोबारा से ईमेल किया तब भी इन्होंने रिप्लाई नहीं किया. कोर्ट फाइनली ऑर्डर करता है एंड देन दैट ऑर्डर्स कम्स विद अ पुलिस प्रोटेक्शन ऑल्सो, कि आप पुलिस लेके उनके पास जाते हो और उस बिजनेस को स्टॉप कराते हो. एक बिजनेसेस को अपने ट्रेडमार्क वायलेशंस को मॉनिटर करने के लिए कितना प्रोएक्टिव रहना चाहिए? और दूसरा सेकंड सी, मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स या रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो अपना ट्रेडमार्क वायलेशन मॉनिटर कर सकता है? ये देखो, एक you know there's a very common concept, buyer beware. बायर बिवेयर. हाँ, ओके. खरीदने वाले को देख समझ के खरीदना चाहिए, है ना. सेम चीज सेलर पे भी अप्लाई होती है कि जो बेच रहा है उसको भी पता होना चाहिए वो किसको बेच रहा है और क्या बेच रहा है. ठीक है. तो इसमें आप जनरली बिजनेसमैन खुद ही आपको बता सकता है
कि मैं अगर इस मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है. ओके ओके. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, दैट मीन्स वेल एंड गुड. नहीं बिक रहा तो आप उसके रीजंस पता करते हो कि मेरा क्यों नहीं बिक रहा. आपने रीजंस पता करे, आपको पता लगा अरे मेरे बिजनेस नेम से तो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों के हाथ में प्रोडक्ट है. ओके. तो दैट मीन्स कोई नकली प्रोडक्ट बेच रहा है आपके नाम पे. करेक्ट. तो उसमें क्या होता है कि पहला एक बिजनेसमैन बता सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कोई और मार्केट में बेच रहा है, पहला. दूसरा, आप अपने लॉयर्स जिसके थ्रू आपने ट्रेडमार्क अटर्नीज, इनके थ्रू आप इनको बोल सकते हो कि जो ये ट्रेडमार्क जर्नल्स जो मैंने आपको बताया, जो मैगजीन्स होती हैं, इसमें आप नज़र रखिए कि कोई नया बंदा, नया प्लेयर तो नहीं आ रहा जो सेम ब्रांड नेम के साथ आ रहा हो, और अगर आ रहा हो तो हम उसको अपोजिशन स्टेज पे रोक दें. ओके. ये है. और सेकंड चीज लाइक जैसे मान लीजिए वो तो अटॉर्नी लेवल पे हो गया है ना. मेरे को जो लगता है कि हमें ऑफलाइन ही अपने को एक्टिव रखना चाहिए. लाइक मार्केट में जो हमारे सेल्स पर्सन है ना, सेल्स टीम है, तो वो इतनी एक्टिव रहे कि हमें उस लेवल तक इन्फॉर्मेशन दे पाए कि मार्केट में अगर हमारी सेल डाउन हो रही है, अगर सर्टेन लेवल पे आके हम रुक भी गए तो भी वो खुद डीप रिसर्च करे कि ऐसे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम और ग्रो नहीं कर पा रहे या हमारी सेल्स ग्रो नहीं हो पा रही. सो दैट लाइक कुछ चीज़ें हमें फाउंड आउट होके मिले वहाँ पे कि हमारे नकली प्रोडक्ट है मार्केट में, हम सारी चीज़. सो एक देयर इज अनदर कंसेप्ट आई वुड से कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी. कि आप सोचिए अगर आपका ब्रांड नेम किसी नकली नाम से बिक रहा है, दैट मीन्स आप एक बड़े इंसान बन चुके हो. ठीक है. एंड जब किसी का अगर मान लीजिए नेगेटिव कैंपेनिंग भी हो रही है तो मतलब उसका मार्केट तक रीच पहुंच रहा है, एंड कस्टमर को मालूम है कि कस्टमर असली प्रोडक्ट खरीद रहा है, नकली प्रोडक्ट खरीद रहा है. आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी नेगेटिव भी मार्केटिंग हो रही है किसी नकली प्रोडक्ट के साथ भी, तो डैट मीन उसको भी अगर पॉजिटिवली लेके हम आगे बढ़े तो उसका भी हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है पॉजिटिवली. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल. क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास पहुंच रहा है तो कंज्यूमर जानता है, बस मे भी वो ये नहीं पहचान पा रहा है कि ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है. तो अगर वहाँ पे रीच की जाए तो हमारा ग्रो कर सकता है. राइट राइट. एंड जैसे मैं एक एग्जांपल रखते हैं, शूज़. आप दिल्ली में इतने सारे मार्केट्स हैं, मैं आपको नाम ले दूँ अगर तो सरोजनी मार्केट, मजनू का टीला, हुमायूंपुर, आपका लाजपत. आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नाइकी के जॉर्डन आपको मिल रहे होंगे 2,000 रुपये में, 1,500 रुपये में. सेम चीज़ नाइकी कंपनी कितने का बेच रही है? 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का. और ये मतलब केवल शूज के साथ ही, लगभग ये सब के के साथ है. हाँ. कॉपी है, फर्स्ट कॉपी. आप देखिए, आप खुद बोल रहे हैं फर्स्ट कॉपी, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट कॉपी के नाम से लोगों को अवेयरनेस है कि फर्स्ट कॉपी किसी ना किसी प्रोडक्ट की बिक रही है मार्केट में. तो उस वे में अब कंपनी को भी ना यहाँ पे सिचुएशन असेस करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, नाइकी को मालूम है कि सरोजनी नगर में हमारे नकली जूते बिकते हैं. ठीक है. बट अब आप इतनी बड़ी कंपनी के लिए, मान लीजिए कोई सरोजनी नगर में जो बेचने वाला है वो दिन के, मैं बोलता हूँ आपको, 10 जोड़ी जूते बेचता होगा. ठीक है. वो 2,000 रुपये का जूता ही बेचेगा तो वो दिन का कितना कमा रहा है? 20,000 रुपये. करेक्ट. अब नाइकी जैसी कंपनी उस छोटे बिजनेसमैन पे अगर मान लीजिए उसको नोटिस भेजती है, उसके अगेंस्ट में केस करती है, तो कितना कॉस्ट आ गया. समझ रहा हूँ. तो नाइकी कंपनी भी नहीं चाहती कि हमें इस बिजनेसमैन को टारगेट करें. बट नाइकी ये ज़रूर चाहता है कि जहाँ से ये बिजनेसमैन खरीद रहा है, जिस फैक्ट्री से खरीद रहा है, हमें उसकी सोर्स तक पहुँचना है कि वो फैक्ट्री कौन सी है जो नकली बना रही है. एंड उसके लिए जो आपने बताया कि हमारे सेल्समैन, रिसर्च, जो आप रिसर्च, मार्केट रिसर्च कराते हैं, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये फैक्ट्री कहाँ पे बैठी है. दिल्ली में भिवानी एरिया, ठीक है, आज़ादपुर के आगे आप चले जाइए, वहाँ पे इतना फर्स्ट कॉपी बनता है और आपको मालूम भी नहीं होगा कि वो फैक्ट्री चल कहाँ रही है. घर घर के अंदर फैक्ट्री चल रही है.
लाइक रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री हाँ। चल रही है, घर है, रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं, हाँ। और वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, फर्स्ट कॉपी बन रहा है। और कोर्ट और उनका कंपनी का आप एड्रेस पूछेंगे तो कंपनी ने दे रखा होगा फर्स्ट फ्लोर पांडव नगर, ठीक है, और कंपनी कहाँ चल रही होगी, सेकंड फ्लोर पे चल रही होगी। अब कोर्ट से जब नोटिस जाएगा या तो पांडव नगर से छोड़ के अशोक नगर में चल रही होगी, कोई ऐसा भी हो- कोई भी तो कोई मतलब रॉन्ग एड्रेस दे रखे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दीज पीपल, हाँ, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड नेम एट द सेम टाइम। एंड अगर कोई एक लाइक छोटा बिजनेसमैन है ना, छोटा इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन है, बट उसकी एस्पिरेशन बहुत बड़ी है, वो चाहता है कि मैं इसे आगे चल के ग्लोबल लेवल पे चाहूँ, बट इनिशियल लेवल पे वो ऐसा क्या कुछ कर सकता है जिससे किसी का भी ट्रेडमार्क मिस यूज़ ना करे, है ना, किसी का भी ट्रेडमार्क यूज़ ना करे, छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, ऐसा वो क्या कर सकता है? कुछ स्टेप्स हैं जो वो ले सकता है? ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एडवाइज नॉट टू लाइक यू शुड कम अप विद योर ओन ब्रांड नेम, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा बेच रहे हो तो आप डोमिनोज का इधर उधर नाम मिलता जुलता या लोगो मिलता जुलता या कलर ऑल्सो, डोमिनोज का आप कलर कौन सा होता है आप बताइए, ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। तो आप अपनी ब्रांड नेम ब्लू वाइट पे फोकस मत रखो। मेरी ये एडवाइस होती है कि यू शुड कम अप विद योर ओन स्ट्रॉन्ग नेम, ठीक है, एंड वो कलर्स और योर ओन कलर्स और योर ओन पैटर्न्स। सो मैं एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रेडमार्क में देर आर मल्टीपल थिंग्स। पहला आप होता है एक वर्ड मार्क, ठीक है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मैकडोनल्ड्स अपने आप में एक ट्रेडमार्क है। ठीक है, एक होता है लोगो, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, सिंगल एम, ठीक है, एम एक लोगो हो गया। अगर मैं वो सिंगल एम कहीं भी बना देता हूँ तो आप बता सकते हो कि ये कौन सी ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स, ठीक है। ठीक है, थर्ड होता है शेप मार्क। शेप मार्क से मेरा मतलब हुआ कि एक हम बचपन में ड्रिंक पीते थे, ठीक है, बड़ी ड्रिंक आती थी, दूध में हम मिलाते थे, ठीक है, ठीक है, और मैं आपको बॉटल पकड़ाऊंगा प्लास्टिक की, उसके ऊपर रिंग्स बनी होती थी, ठीक है। वो आप बॉटल आज भी पकड़ोगे तो आप बता सकते हो वो किस चीज़ की ड्रिंक है, वो रोब्स है। ओके। तो दिवाली आ रही है, सॉरी, दिवाली आ रही है, उसकी बॉटल में हमने बहुत सारे रॉकेट भी जलाए हैं। तो लाइक ट्रेडमार्क जो रजिस्टर होता है, एक तो वर्ड्स पे होता है ना, एक हमारे फॉन्ट पे होता है, लेटर्स, यस, है ना, फॉन्ट पे। थर्ड हमारा होता है शेप पे। शेप एंड फिर डिजाइन ऑल्सो, इमेज ऑल्सो, ओके, एंड एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। जैसे एक बहुत बड़ा आज की डेट में हम दिल्ली में हमने एक कंपटीशन बीच में देखा था 3-4 साल पहले, एक कॉफ़ी आई थी सरदार बख्श, ठीक है, स्टारबक्स एंड सरदार बक्स। और सरदार बख्श, स्टारबक्स जो सरदार बख्श था, ठीक है, वो चल रहा था, कॉफ़ी बेच रहा था, लोग उसको पी रहे थे। स्टारबक्स वालों ने पहले कुछ नहीं बोला, बट एक टाइम के बाद स्टारबक्स को मालूम पड़ा यार ये तो हमारी सेल से भी ज़्यादा ये कॉफ़ी बेच रहा है, हमारी सेल से भी ज़्यादा इनकी सेल हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने केस करा, ये केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर फाइनली वहाँ से डिसीजन आया जहाँ पे ऑब्वियसली सरदार बख्श हार गया, ठीक है, और सरदार बख्श को उनको बोला कि आप अपना लोगो चेंज कीजिए और आप अपना नाम चेंज कीजिए। तो लोगो जो पहले उनका था स्टारबक्स में अगर आप देखेंगे तो पहले एक लेडी बनी रहती है, ठीक है, सरदार बख्श में अब एक सरदार जी का फिगर बना, फोटो बना हुआ है। दूसरा उनका जो नेम था सरदार बख्श और स्टारबक्स, वो सेम साउंड करता था, तो अब आज की डेट में वो कॉफ़ी सरदार जी बख्श के नाम से बिकती है। तो वो कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ। तो विच इज़ वाई आई से कि आप बड़ी ब्रांड नेम पे मत जाइए, ठीक है। इनिशियली ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलेगी, ठीक है, बट आप सोचिए कि आप लिटिगेशन में आपने सरदार बख्श वालों ने कितना खर्चा करा होगा कि आप टाटा जैसी ब्रांड से लड़ रहे हो, एंड दीज आर वेरी कॉस्टली अफेयर्स आई वुड से। सो इन जनरल अगर इन समरी हम किसी को एडवाइस दें तो यही है कि आप अपना जो भी नाम रखना है इनिशियल स्टेज में आप कोशिश करें कि किसी से मिलता जुलता ना हो, ना जहाँ तक आपकी नॉलेज में है वहाँ तक किसी से ना मिलना चाहिए, थोड़ा यूनिक हो इन टर्म ऑफ कलर, है ना, राइट, इन टर्म ऑफ शेप,
इन टर्म ऑफ हमारा लेटर्स Letter. इंडिया में ट्रेडमार्क के लेटेस्ट ट्रेंडिंग चैलेंजेस क्या है, स्पेशली जब ई कॉमर्स इतनी स्पीड से बूम हो रहा है, डिजिटलाइजेशन बहुत स्पीड से बूम हो रहा है, करेक्ट। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं मार्केट में? तो देखो, व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, ठीक है, एक होता है कि आपको अगर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है तो या तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचते हो, ठीक है। दूसरा होता है आप किसी मार्केट प्लेस का यूज़ करते हो। मार्केट प्लेस मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, करेक्ट। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उनकी तरफ से, लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट वालों की तरफ से, उनकी लीगल टीम्स की तरफ से, वो दे मेक श्योर कि कोई फेक नेम से ब्रांड नहीं बिक रही हो। फॉर एग्जांपल, आपने एडिडास के जूते की जगह एडिबास बनाया हुआ है, तो अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करेगा उस ब्रांड नेम को लिस्ट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ठीक है। दूसरा, बट फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना शूज़ बनाया, लेट सपोज लेटेंट शूज़, अब लेटेंट की ब्रांड नेम के अंदर, मतलब आपका कंपनी का नाम है लेटेंट शूज़ कंपनी लेटेंट शूज़ कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब आपने उस कंपनी के अंडर आप फेक एडिडास बेच रहे हो, या फेक नाइकी बेच रहे हो, या फेक बाटा बेच रहे हो, अमेजोन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके। अमेजोन को मालूम नहीं ना कि प्रोडक्ट के अंदर नकली आ रहा है या असली आ रहा इसलिए आ रहा है। है। अमेजोन इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या कस्टमर के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, राइट। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आप जो ट्रेंड में से आप पूछ रहे थे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में दीज ट्रेंड्स आर वेरी कॉमन, कि फेक प्रोडक्ट आ गया आपके पास, ओके। आपने ऑर्डर किया, फेक आईफोन आ गया, फेक हाइप, है ना। आप स्पेशली ये आप देखते हैं कि लोग अपने कपड़े मंगाते हैं बड़ी ब्रांड्स के, बड़ी ब्रांड, ठीक है, वो fake लाइक आ गए। डुप्लीकेट आ गए, फर्स्ट कॉपी आ तो गई। हाँ, फर्स्ट कॉपी आ गए, डुप्लीकेट आ गए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी मार्केटिंग जो है वो इस तरीके से कीजिए कि आपको फेक मिले ही नहीं, पहला। Okay. दूसरा, आप अपनी डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे, इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। मतलब एज अ ब्रांड ऑल्सो, कि आप सोचिए कि मान लीजिए आपने एक शूज़ का वो ले रखा है, आप शूज़ के ट्रेडर हो, ठीक है, आप बड़े ट्रेडर हो, आपको सब जानते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है जिसमें मल्टी ब्रांड शूज़ बिकते हैं, ठीक है। ठीक है। दिल्ली में सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, विंग्स। आपने विंग्स शूज़ सुना होगा, ठीक है, या स्टेलेटोस सुना होगा, ठीक। इनके बहुत बड़े शोरूम्स हैं ऑल ओवर। आज की डेट में इंडिया में इन्होंने चेन्स खोल लिए हैं, मल्टी ब्रांड चेन है। मल्टी ब्रांड है, कि आप इनके शोरूम पे जाइए, आपको बाटा भी मिलेगा, आपको वुडलैंड भी मिलेगा, आपको कैंपस भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको, ठीक है, एंड ओरिजिनल मिलेगा। बट अब आप सोचिए कि यही प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अगर लिस्ट होते हैं, ठीक है, एंड कोई दूसरा शूज़ बेचते हैं, आप नहीं खरीद पाओगे, या फिर आपको नहीं मालूम पड़ पाएगा, है ना। तो इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ऑनलाइन लिस्ट करना है तो कब करना है और कौन से प्रोडक्ट्स के साथ करना है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने एडवोकेट राजीव गुप्ता जी के साथ मिलकर ट्रेडमार्क लॉ के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इन्फ्रिंजमेंट से कैसे बचें, और हम अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे प्रोटेक्ट करें। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको अपने ब्रांड को सिक्योर करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और लीगल लैब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट राघव गुप्ता जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंसाइट्स। अगर दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन, सजेशन या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करें तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं हूं दिनेश कुमार और ये था लीगल लैब का पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।